हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को रिवीजन क्लास हम यहाँ पर आपके सामने प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आपके सिलेबस जो रिवाइज सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर हमने बताया है। तो चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें केमिस्ट्री क्या होता है इसमें बताया गया, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंस मटेरियल्स इज कॉल्ड केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पर आपको समझना, मान लो आप एक पेन लो या पेंसिल लो या कोई लकड़ी का ऐसे टुकड़ा ले लो, इसको आप सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, इसको आप सबसे पहले देखोगे तो क्या दिखेगा, इसका कलर क्या है। ठीक है, इसका वेट क्या है आप ये मेजर कर सकते हो, इसकी लेंथ क्या हो, ये सब हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी। दूसरा फिर केमिकल प्रॉपर्टी, मीन्स ये क्या कर सकते हैं, एसिड का इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा, बेस का क्या इफेक्ट होगा, एयर में रखने पर क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीज़ें हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चर, एक ऐसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर हो गया, और फिर इसको कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें जिसमें डील किया जाता है, जिसमें स्टडी की जाती है, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वैसे डेवलपमेंट इंडिया से ही शुरुआत इसकी हुई थी, और इसके हमें क्लू भी मिलने लगे, क्योंकि प्राचीन काल में एंशिएंट इंडिया में केमिस्ट्री को रसायन शास्त्र कहा जाता था, या रसतंत्र कहा जाता था, रसक्रिया या रसविद्या के नाम से जिसको जाना जाता था। इंडिया में मेटलर्जी, मेडिसिन और मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक, ग्लास, ये सब भी यहाँ पर बनाए जाते थे। मेटलर्जी का मेहरौली में जो आप कुतुब मीनार जाते हो ना, वहाँ पर आयरन पिलर रखा हुआ है, वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। मेटलर्जी साइंस कितनी एडवांस थी इंडिया में। सिस्टमैटिक एक्सवेशन एट मोहनजोदड़ो इन सिंध एंड हड़प्पा इन पंजाब प्रूव दैट स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया इज वेरी ओल्ड। ठीक है, चक्रपाणी एक हमारे एंशिएंट साइंटिस्ट थे, योगी ऋषि थे, उन्होंने मरकरी सल्फाइड और को खोजा था। ठीक है, और उन्होंने साबुन की सोप को सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, चक्रपाणी ने इन्वेंट किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना चाहिए। सुश्रुत संहिता जिसे आचार्य सुश्रुत ने लिखा था, उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ अल्कलीज के इम्पोर्टेंस के बारे में उन्होंने बताया। मेडिसिनल यूज इन्होंने वैसे स्पेशली बताया। एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे इसको नोट करना, आचार्य कणाद, जिनको कश्यप ऋषि भी कहा जाता है, वाज द फर्स्ट प्रोवेनेंट टू गिव द एटॉमिक थ्योरी। एटम की खोज सबसे पहले किसने की थी, आचार्य कणाद ने की थी। और फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी सर्वप्रथम किसने पूरे दुनिया में दिया था, आचार्य कणाद ने दिया था। चरक संहिता इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, अथर्ववेद, वे 4 वेदों में से एक अथर्ववेद है, उसमें इंफॉर्मेशन और यूज दिया हुआ है, डाई को कैसे बनाएं। ठीक है, पूरा केमिस्ट्री है। इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंस को समझेंगे तो जो केमिस्ट्री का यूज है वो तो हर जगह है, चाहे वेदर पैटर्न में प्रेडिक्शन करने में, या तो ब्रेन कैसे आप सोचते हो, इसका फंक्शन क्या है ब्रेन का, ये सब केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। न्यूरॉन्स चेंजेस, केमिकल रिएक्शन होते हैं। ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोडक्शन इन केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइजर्स, अल्कलीज, एसिड, सॉल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, ड्रग, सोप, डिटर्जेंट, मेटल एलॉय। इसके अलावा वार में, डिफेंस में, सब जगह इसका यूज है। मीन्स केमिस्ट्री ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ पर केमिस्ट्री यूज नहीं होता। आप सुबह सोकर उठते हो, टूथब्रश करते हो, फिर हैंड वॉश करते हो, नहाते हो, सोप यूज करते हो, सब चीज़ केमिस्ट्री। आप जो कपड़े पहनते हो वो भी पॉलीमर है, केमिस्ट्री है। आप खुद पॉलीमर हो, आप खुद केमिस्ट्री हो। इस संसार में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो केमिस्ट्री से अलग हो। सो केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ का एक अभिन्न अंग हो चुका है। सिस्प्लेटिन और टैक्सोल को कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एजीटी, एजिथ्रोथायमाइडिन का यूज किया जाता है एड्स पेशेंट के लिए। सीएफसी, ये बहुत पॉपुलर है, इसका नाम जानते हो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओजोन कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। ये धरती से लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर हमारे अर्थ सरफेस से ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और भारत जैसे एक डेवलपिंग कंट्री के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास ऐसे टैलेंट और क्रिएटिव केमिस्ट हों जो अभी की समस्याओं को सॉल्व कर सके। जैसे गंगा बेसिन में
आर्सेनिक की अमाउंट बहुत ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने वाला कोई होना चाहिए। ढेर सारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस आ रहे हैं, फूड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेडिसिनल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इन सबको सॉल्व करने के लिए एक अच्छे केमिस्ट की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है आप केमिस्ट्री इसलिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आप कुछ अच्छा कर पाएँ, और देश के लिए यही देश की ज़रूरत है, तो आपको करना ही चाहिए। चलिए, नेचर ऑफ मैटर। सबसे पहले मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर को फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल मीन्स फेज के बेस पर, फिजिकल मीन्स फेज के बेस पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाए तो इस सॉलिड, लिक्विड और गैस पाए जाते हैं। पार्टिकल्स सॉलिड में क्या होता है? पार्टिकल्स आर हेल्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर इन सॉलिड in an orderly fashion. There is not much freedom of movement. Solid have different volume and different shape. लिक्विड क्या होता है? इसका पार्टिकल क्लोज होते हैं लेकिन मूव कर सकते हैं। लिक्विड हैव डिफरेंट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डिफरेंट शेप। इन द केस ऑफ गैस, गैस हैव नेदर डिफरेंट वॉल्यूम नॉट डिफरेंट शेप। केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस पर देखा जाए तो इसको हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला मैटर, दूसरा होता है प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस तो होता है। मिक्सचर्स क्या होते हैं? अब मिक्सचर कंटेन पार्टिकल्स ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंस विच में बी प्रेजेंट इन इट एनी रेशियो। किसी भी रेशियो में दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को आप लेते हैं तो मिक्सचर बनाते हैं। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमोजीनियस का मतलब उसका पूरे सिस्टम में, पूरे सोल्यूशन में उसका कंपोजिशन अगर यूनिफॉर्म है, सेम है, तो उसको होमोजीनियस कहते हैं। जैसे शुगर को पानी में ऐड कर दो तो वो क्या होगा? होमोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होगा? कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता है। जैसे ब्लड आपका कोलायड है, ब्लड, सैंड इन वाटर, मिल्क, ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इसमें क्या होता है? प्योर सब्सटेंस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस है फिक्स कंपोजिशन फिक्स होता है, और इसलिए कंपोजिशन फिक्स होता है। इस बेस पे इनको क्लासिफाई किया गया टू पार्ट में, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स में ऑल एटम्स सेम होते हैं, एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, जैसे कि H2, Cl2, हीलियम, नियान, इसमें सभी AO3 ये एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। और इनके जो एक से अधिक अगर हो गए तो एलिमेंट्स में, तो जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं सब एलिमेंट्स में के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स में 2 और मोर, 2 या 2 से अधिक अलग अलग एलिमेंट्स, एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं फिक्स रेशियो में, जैसे H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फिक्स रेशियो में। NH3, H2O, CH4, ये सब क्या हो गए? कंपाउंड हो गए। H2, Cl2, HeO3 एक ही एटम हो गए, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। और कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता सिंपल मेथड से या फिजिकल मेथड से नहीं किया जा सकता, लेकिन केमिकल रिएक्शन के द्वारा कंपाउंड के जो एलिमेंट होते हैं, जो एटम्स होते हैं, उनको सेपरेट किया जा सकता है। कंपाउंड को सेपरेट नहीं किया जा सकता, इसके एलिमेंट्स को, एटम्स को अलग किया जा सकता है, ठीक है। अब एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं? अभी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेस पे एक्सप्लेन नहीं करना, सिंपल आपको जो डेफिनेशन है, साइंटिफिक डेफिनेशन, उसको देखना है कि कार्बन 12 C12 के, कार्बन 12 के, ठीक है, कार्बन 12 के 1 मोल का, ठीक है, 1 मोल का 1/12 मास जो होता है उसको हम एटॉमिक मास कहते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट डिफाइंड है मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन एटम। 1 कार्बन एटम का 1/12 जो मास होता है उसका कितना प्रपोर्शन में किसी एटम का मास है उसको एटॉमिक मास कहते हैं। इसका यूनिट AMU होता है। अभी इसको U से दिखाते हैं, जिसको यूनिफाइड, AMU की जगह U दिखाते हैं, जिसका मीन्स होता है यूनिफाइड मास। ए वैल्यू आपको याद रखनी है। ए वैल्यू क्या है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम एक AMU की वैल्यू होती है। जो मास होता है अभी न्यू टेक्निक में मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा इसको डिटरमाइन किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी नहीं पूछा है, इसको पूछा जाएगा। मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा किसी भी एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के मास डिफाइन किया जा सकते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? ये सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स को एटॉमिक मास कहते हैं। आयनिक क्रिस्टल जो होते हैं उनका कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, उनको फार्मूला होता है। तो फार्मूला होने की वजह से उनका जो एटॉमिक वेट हो, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसको फार्मूला मास या फार्मूला वेट कहते हैं।
मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझना, जैसे कि बनाना को अगर आपको लेना होगा तो 12 पीस को हम क्या कहते हैं, डजन बोलते हैं, ठीक। 6 बॉल फेंका जाता है तो उसको 1 ओवर कहते हैं। उसी प्रकार केमिस्ट्री में एक यूनिट यूज की जाती है, एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है जिसको मोल कहते हैं, ठीक है। मोल का एसआई यूनिट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये बताता है। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसको NA से दिखाते हैं, कैपिटल N स्मॉल, इसका N है, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। इसका यूनिट पर मोल होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 1 मोल में कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स या एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एन कुछ भी हो जाएंगे। और इसको Na से डिनोट किया जाता है, इसका यूनिट पर मोल होता है Na, एवोगैड्रो नंबर हो गया। In order to determine this number precisely, the mass of carbon 12 atom was determined the mass spectrometer and found to be, हाँ इसमें क्यों ले बता रहा है कि कार्बन 12 का जो मास होता है वो मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा फाइंड किया गया 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है, ठीक है। फिर इसमें 12 से डिवाइड करके, ठीक है, 12 डिवाइडेड बाई इतना करके हमें क्या कर दिया गया, हमें वैल्यू 6.022 ये वैल्यू फाइंड हुआ। इसमें 12 में कार्बन 12 का 1 मोल का वेट इतना हुआ, 1 कार्बन का वेट इतना हुआ, तो वेट बाई नंबर ऑफ कार्बन कर देंगे तो क्या होगा, 1 कार्बन का वेट आ जाएगा। तो यही हो गया इसका यूनिट 10⁻23, ठीक है। तो 1 मोल में कितने एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम से मॉलिक्यूल्स होते हैं। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम का वेट कितना 23, तो 23 ग्राम लिख देंगे, जो इसका मास नंबर है इसको ग्राम में लिख देंगे तो ये इसका मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप H2O हो गया, H2O का टोटल मास होता है 18 ग्राम लिख दोगे तो क्या होगा, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। हम समझते हैं परसेंटेज कंपोजिशन। तो एटम किस रेशियो में प्रेजेंट है किसी कंपाउंड्स में, उसको परसेंटेज कंपोजिशन कहते हैं। इसका फॉर्मूला मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स होता है, मास ऑफ द एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इनटू 100 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। इसके न्यूमेरिकल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इंपीरिकल फार्मूला क्या होता है, इंपीरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। मान लो C12H22 O6 मान लो कोई हम यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। इसको हम मान लो O24 लिख देते, एक जनरल लिख रहे हैं। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, 6 है। 6 में सब में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 2O4O। ये इसका इंपीरिकल फॉर्म, मतलब जो सिंपलेस्ट फार्मूला जो होता है, सिंपलेस्ट रेशियो जो होता है उसको इंपीरिकल फार्मूला बोलते हैं। जैसे CH3 CH2OH हो गया, ठीक है, या CH2 COOH हो गया। इसमें आप काउंट करोगे C3 आ जाएगा, H6 आ जाएगा, O2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें मेरे से इतना कहने का मतलब जो सिंपलेस्ट होल नंबर जो रहेगा वही उसका इंपीरिकल फार्मूला होगा। उसमें आप जो जैसे कोई फार्मूला दिया रहेगा उसमें जो लोवेस्ट नंबर है उसी से आप सब में डिवाइड करोगे, जो आएगा वही उसका इंपीरिकल फार्मूला होगा। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ए एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट। उस एटम्स का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है उसी को मॉलिक्यूलर, जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं उसके बेस पर वही उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे कि अगर हम बात करें CH3 CH2O CH3 CH2 इतना हो गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होगा, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने हैं, H10 हो गया, ऑक्सीजन 1 हो गया। इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं उसको आप ऐसे डिनोट करते हो, वो हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड इफ द मोलर मास इज नोन, जबकि इंपीरिकल फार्मूला को
परसेंटेज मास के बेस पर ही डिटरमाइन किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मालगोर फार्मूला को कैसे फाइंड किया जा सकता है? अगर मोलर मास फाइंड है, मालूम है, तो मालगोर फार्मूला आप याद कर सकते हो, आप फाइंड कर सकते हो। जबकि मास परसेंटेज के बेस पर इंपेरिकल फार्मूला फाइंड किया जाता है। हम स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक कैलकुलेशन समझते हैं। तो स्टैटिस्टिक जो वर्ड होता है स्टैटिस्टियन से मिलकर बना होता है, जिसका मीन्स होता है एलिमेंट, और मेट्रॉन का मतलब मेजर। तो एलिमेंट्स के मेजर करने को स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? ये द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ रिएक्शन रिक्वायर्ड आर द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक। जैसे CH4 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका बर्निंग करते हो CO2 और H2O बनता है। तो अब देखो, ये जो कंपाउंड के, किसी भी कंपाउंड्स के, एलिमेंट्स के जो लेफ्ट में जो नंबर दी होती है उसको स्टैटिस्टिक नंबर कहते हैं, स्टैटिस्टिक कोफिशिएंट बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड रिएक्शन में जो लेफ्ट में जो नंबर डिनोट होता है, जैसे यहाँ पर CH4 का 1 है, CO2 का 1 है, H2O का 2 है, तो ये जो लेफ्ट में जो नंबर दिया होता है उसको स्टैटिस्टिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है। हाँ, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंजेस को बताता है, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में मिलकर क्या चेंजेस करते हैं, उसको, उसके नोटेशन के मेथड को, उसको दर्शाने के, रिप्रेजेंट करने के मेथड को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर हम एक रिएक्शन ले, NH3 का हम रिएक्शन कराएं HCl का HCl में, और ये NH4Cl में बना लिया। ठीक है। तो NH3 और HCl दो एलिमेंट्स, दो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में रिएक्शन करके एक प्रोडक्ट बनाए, तो इन दोनों के मिलने से क्या केमिकल चेंजेस हो गया, उसको हम केमिकल रिएक्शन द्वारा डिनोट करते हैं। आप जानते हो फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और न्यूक्लियर चेंज होता है। फिजिकल चेंज में केवल क्या होता है? फेज चेंज होता है। केमिकल चेंज में कंपोजिशन चेंज होता है, और न्यूक्लियर चेंज में न्यूक्लियस चेंज होता है। ठीक है। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का शॉर्ट रिवीजन। हम इसके न्यूमेरिकल्स नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। किसी को अगर नहीं समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।